प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अगर सभी देशवासी देश के विकास के लिए काम करने का संकल्प लें तो भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से मन बनाने और भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर 140 करोड़ देशवासी देश को विकसित बनाने का संकल्प ले तो 2047 तक भारत निश्चित रूप से विकसित बन जाएगा। सरकार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सरकार को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। और जब से आपने मुझे ये काम दिया है, लगभग 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर मिल गए हैं। लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कई और विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भागपुर जंक्शन तक के 402 किलोमीटर लंबे हिस्से को समर्पित करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया। उन्होंने कन्याकुमारी और वाराणसी के बीच चलने वाली काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। रविवार को वाराणसी में काशी तमिल संगमम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान एक वास्तविक समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद उपकरण का उपयोग किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में रविवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का दौरा किया। वाराणसी के अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी और पूर्वांचल के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की 37 परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया और काशी विश्वनाथ और कन्याकुमारी शहर के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नई तकनीक का उपयोग हुआ है। ये एक नई शुरुआत है और उम्मीद है कि इससे मेरे लिए आप तक पहुंचना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री अपने भाषण के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तमिल अनुवाद का जिक्र कर रहे थे, जो तमिल समझने वाले दर्शकों के लिए भाषिणी के माध्यम से किया गया था। आज यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी हुआ है। एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद है इससे आप तक मेरी बात पहुंचना और आसान हुआ है। So this was my first experience. In future I will use it. आज यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी। रविवार को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के उद्घाटन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि काशी तमिल संगमम देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, पिछले 1 साल के दौरान काशी विश्वनाथ धाम आने वाले तमिल तीर्थयात्रियों में भारी वृद्धि हुई है। तमिलनाडु और काशी में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व अच्छी तरह संरक्षित है। काशी के धार्मिक महत्व के कारण देश भर से लोग यहाँ आते रहे हैं। ये भारत में आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक जागरूकता का केंद्र है। तमिल साहित्य समृद्ध एवं प्राचीन है। भारत में संस्कृत और तमिल साहित्य सबसे प्राचीन है। ये समावेशी साहित्य समाज में एकता और समानता उत्पन्न करता है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके 2 विधायकों ने रविवार को शपथ लेने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की अपनी पहली यात्रा में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के कुछ अन्य नेता भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य से संबंधित कई शासन और राजनीतिक मुद्दों का जायजा लिया। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, क्योंकि अब तक केवल शर्मा और उनके डिप्टी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली है। भाजपा अपने मंत्रिमंडल सहयोगी की सूची तैयार करने के लिए सामाजिक और क्षेत्रीय कारकों को ध्यान में रख सकती है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के आधे लोगों को जेल भेज दिया है। उन्होंने ये टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी में एक सार्वजनिक बैठक में पार्टी सहयोगी मनोज तिवारी की मौजूदगी में की। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि आपको और जिला अध्यक्ष को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जो व्यक्ति पहले ही अपने आधे मंत्रिमंडल को जेल भेज चुका है, वो कब तक जेल में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल बाहर ही रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। आज आप सबको बतलाना चाहती हूँ कि एक सांसद, एक जिला अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके सम्मुख इस विश्वास के साथ बैठा है कि हम सब अपने योगदान से कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा बूथ विकास से अछूता ना छोड़े। लोग अपनी किस्मत को तलाशने के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर ना हो। विकसित भारत के संकल्प के साथ हम अपने आप को जनता को समर्पित करें। ये संकल्प लेने का आज ये मंच है। मैं जानती हूँ मनोज भैया, आपकी और जिला अध्यक्ष जी की केजरीवाल सरकार से कोई अपेक्षा नहीं, और ये अपेक्षा ना होना भी दुरुस्त है। जो आधी कैबिनेट जेल भेज चुका है, वो खुद कब तक जेल के बाहर रहेगा, इसकी गारंटी दिल्ली की जनता के सामने नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर निरोज मिश्रा ने रविवार को कहा कि कोविड वेरिएंट JN1 एक हल्की बीमारी है जिसमें न्यूनतम लक्षण होते हैं और केवल 0.5% को कुछ सहायता की आवश्यकता होती है। निरोज मिश्रा ने कहा, इस वेरिएंट को सबसे पहले USA में काटा गया है और अब ये दरअसल सिंगापुर में ऐसे मामले हैं। पिछले हफ्ते सिंगापुर में 56,000 मामले सामने आए हैं। ये तेजी से फैल रहा है और ये एक हल्की बीमारी है। 56,000 में से केवल 350 को हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी और 9 को ICU में। भारत में नवंबर से कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन अभी तक हम पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। आज 312 मामलों का पता चला है, लेकिन अगर ये बड़ी संख्या में लोगों से फैलता है तो भी 99.5% का पता चल जाएगा और उनमें न्यूनतम लक्षण होंगे। केवल 0.5% को कुछ सहायता की आवश्यकता होगी। धार्मिक नगरी अयोध्या को इस इरादे से सजाया संवारा जा रहा है कि वो एक बार फिर त्रेता युग जैसे दिखे। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण जारी है और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिषेक करेंगे। रामायण के प्रसंगों को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या की दीवारें को भित्ति चित्रों के रूप में सजाया जा रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ये देखने लायक दृश्य होगा। पूरे धर्म पथ पर हर 30 मीटर की दूरी पर दीवारें बनाई गई है और पथ पर कुल मिलाकर 90 दीवारें हैं। राम जन्मभूमि का प्रवेश द्वार रविवार को पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। प्रवेश द्वार के 2 पिलर अभी बनने बाकी है और इसकी समय सीमा दिसंबर के अंत तक है। गेट के निर्माण का बजट करीब 11 करोड़ रुपयों की है। मंदिर से जो धर्मपथ है, धर्मपथ में सारी कलाकारी काम इधर बनने वाला है। इसमें 100 वाले है जिसके ऊपर कलाकारी काम हो रहा है। मैं इसके ऊपर टेराकोटा का काम कर रहा हूँ, जो मिट्टी से बनता है। मिट्टी के बनाने के बाद उसको पकाया जाता है, उसके बाद इधर सेटिंग करना पड़ता है, उसके बाद इसके ऊपर कलर होगा। सारी कहानियाँ रामायण के ऊपर है और इसका मेरे जो
50 म्यूरल है, टोटल 200 म्यूरल बनने वाले, जिसमें 50 म्यूरल मेरे को काम करना है। तो सारी वो रामायण के ऊपर ही आधारित है। कब तक बना करके तैयार करके दे रही है? ये हम लोग कोशिश में उद्घाटन से पहले हो जाए, और अभी इसके ऊपर कलर हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे जितने जल्दी हो जाए काम, ड्राइंग के हिसाब से हम लोग प्रेजेंट करेंगे। अभी तक जितनी इधर भक्त लोग आ रहे हैं, जब देख रहे हैं, सबको पसंद आया बहुत। कई मेरे को 3-4 म्यूरल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अभी तक कलर नहीं हुआ, हम कर देंगे जितना जल्दी हो जाए। हम लोग धर्मपथ पे खड़े हैं और यहाँ पे 90 वॉल्स को इरेक्ट किया गया है। दोनों साइड में आप देख रहे हैं 45 वॉल्स हैं LHS में और 45 हैं RHS में, और इनके ऊपर हम लोग म्यूरल्स को क्रिएट कर रहे हैं। इस पूरे धर्मपथ के अलॉन्ग जो दीवारें हैं, इनके दोनों तरफ म्यूरल्स को लगाया जाएगा, और ये विभिन्न मटेरियल्स की बन रही हैं, टेराकोटा, FRP, कॉबल्स, पेबल्स एंड स्टोन्स, मोज़ैक, इन सब के हम लोगों ने वर्क ऑर्डर्स दे दिए हैं, और अलग अलग एजेंसीज इन पे काम कर रही हैं इस समय, और साथ साथ ड्राइंग का भी काम। एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ावा देते हुए भारत ने सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम आकाश की मारक क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया है। सिंगल फायरिंग के साथ वेपन सिस्टम ने हाल ही में एयरफोर्स एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान 4 मानव रहित लक्ष्य पर एक साथ हमला किया और नष्ट कर दिया। अधिकारियों के अनुसार एक ही दिशा से आ रहे 4 लक्ष्यों को एक साथ कई दिशाओं से उनकी रक्षा संपत्तियों पर हमला करने के लिए विभाजित किया गया था। इसके साथ भारत सिंगल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके कमांड मार्गदर्शन द्वारा इतनी दूरी तक एक साथ 4 लक्ष्य को भेजने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला पहला देश बन गया है। विशेष रूप से आकाश को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी द्वारा खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है। आकाश वेपन सिस्टम भी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में से एक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से ऑर्डर मिले हैं।